Students, today we are going to study about a new chapter which name is the motion in straight line. This is the third chapter. In previous video learned about mathematics, only mathematics, general mathematics which used in the physics. First video is the trigonometric, second is the differentiation, and third video is the integration. But today we study about motion in straight line. What is motion? What is motion? When the body change its position with the respect of time is called the motion. मोशन क्या है? क्या होता है मोशन? मोशन जब बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज करती है तो वही होगा मोशन. माने टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन चेंज करना मोशन है. जैसे इस कंडीशन में मैं खड़ा हूँ और आपसे पूछा जाए कि मैं मोशन में हूँ या नहीं और एकदम स्ट्रेट में खड़ा हूँ तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे. आप कहेंगे मैं रेस्ट में हूँ. लेकिन किसके रिस्पेक्ट में उस समय यह डिपेंड करता है फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम, जो कि आगे की टॉपिक होगी मैं पढ़ाऊँगा. उस समय इसकी चर्चा करेंगे फ्रेम क्या होता है. तो आप कहेंगे इस वॉल के रिस्पेक्ट में, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में, उस डेस्क के रिस्पेक्ट में मैं तो रेस्ट में हूँ, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में, मून के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ. तो मोशन क्या होता है? व्हेन द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द मोशन. किसी भी बॉडी का टाइम के रिस्पेक्ट में बार बार पोजीशन को चेंज कर देना मोशन होता है. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन तो मैथमेटिक्स का छोटा सा डेफिनेशन है, आप जानते होंगे कि व्हेन द पॉइंट ट्रेवल इन स्ट्रेट, जब पॉइंट स्ट्रेट में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट में चलता है तो स्ट्रेट लाइन होता है. और कर्व लाइन भी होता है, तो वह वहाँ की बात नहीं करते हम यहाँ पे आते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन में चलना, स्ट्रेट लाइन मोशन जो चैप्टर है आपका. और इस टॉपिक में सबसे पहली चीज़ आपकी जो ये फिजिक्स स्टार्ट होती है यह है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स? दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन. यह जो है मैकेनिक्स जो होता है, यह कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, इसकी कंडीशन को क्या करता है? डील करता है, डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या कहलाएगा. वह मैकेनिक्स के भीतर हम स्टडी कर रहे हैं. यह एक सबसे पुराना फिजिक्स का ब्रांच है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ये सबसे पुरानी ब्रांच फिजिक्स की है. मैकेनिक्स में हम जो स्टडी करेंगे उसमें एक वर्ड मैं बार बार यूज़ करता हूँ, रेस्ट. रेस्ट क्या है? मोशन तो मैंने बताया व्हेन द ऑब्जेक्ट और बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द मोशन. एंड व्हेन द बॉडी डज नॉट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द रेस्ट. यह रेस्ट होता है. एक छोटी और डेफिनेशन बता दें, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की बात बार बार की जाएगी फिजिक्स में. तो पॉइंट का मतलब बहुत छोटे से नहीं है, वह इस बात पे डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितनी है. अगर एक बड़ा सा बॉल हो और उस बॉल को हम बहुत दूर से आपको 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर अवे से आपको दिखाएं तो आप कहेंगे कि यह पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है. तो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की बात जब भी की जाएगी वह डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे कि डिस्टेंस कितनी. बहुत बड़ी डिस्टेंस के लिए
बड़ा ऑब्जेक्ट भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये मैकेनिक्स जो था, मैकेनिक्स में हमने बताया कि दैट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। एंड मैकेनिक्स की 3 ब्रांच होती है। जो मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे इसके 3 ब्रांचेस है। फर्स्ट ब्रांच इसकी है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। सेकेंड होता है काइनेमेटिक, एंड थर्ड इज द डायनामिक्स। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स is that branch of mechanics where study about the object when the object in rest। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उस कंडीशन की आप स्टडी करेंगे, वह होगा स्टैटिक्स। मीन्स रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्टडी हम करते हैं तो वह होता है स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स जो होगा इसमें बॉडी मोशन में होगी, लेकिन उसका काज क्या है, क्यों बॉडी मोशन में है, काज नहीं पता होगा, वह होगा काइनेमेटिक। एंड डायनेमिक्स, यह वह ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें बॉडी मोशन में होगी, क्यों मोशन में है कॉज भी पता होगा आपको, यह कॉज इसमें पता होगा डायनेमिक्स में मोशन का। काइनेमेटिक्स में बॉडी मोशन में है लेकिन कॉज नहीं पता होगा, और स्टैटिक्स में बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी, उसकी स्टडी हमें करना है कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मोशन में है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, मैकेनिक्स से ही। मैकेनिक्स में आप किस चीज़ को डिसाइड करते हैं, मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम रेस्ट या मोशन का डिसाइड करते हैं कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। तो मोशन की जो बात की जाएगी यहाँ पे, मोशन, मोशन, व्हाट इज मोशन। अभी कुछ समय पहले मैंने इसकी डिफिनीशन आपको दी। व्हाट इज मोशन, मोशन व्हेन द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द मोशन। वैसे मोशन में हम आपको बताएंगे फर्स्ट 1 डायमेंशन मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन, इसमें बॉडी जो होगी वह स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, जैसा कि आपका चैप्टर चलने जा रहा है। यह 1 डायमेंशनल मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक डायरेक्शन में। माने अगर हम इस एक्सिस पर मैथमेटिकली अगर समझें तो यह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन O। When the body rotate at the x axis direction और y axis और z axis, जब कोई बॉडी चाहे x axis पे रोटेट हो रही हो, चाहे y axis में चल रही हो, चाहे z axis पे मोशन में हो, तो वह होता है 1 डायमेंशन मोशन। यह जो स्ट्रेट लाइन मोशन है यह 1 डायमेंशनल मोशन होता है। 1 डायमेंशनल मोशन में बॉडी 1 डायरेक्शन में मोशन करेगी। सेकेंड होता है 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। इसमें आप जो न्यू चैप्टर है इसके बाद का प्लेन मोशन, प्लेन मोशन में जो बॉडी का मोशन है वह 2 डायमेंशनल होगा, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड दिस इज द 2 डायमेंशनल मोशन। एंड 3 डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन। यहाँ पे बॉडी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पूरी प्लेन में मोशन करती है। जैसे जब हम स्टडी लास्ट में करेंगे गैस का, काइनेमेटिक्स में लास्ट में जाएंगे एकदम जब हम, तो वहाँ पे गैसेस के बारे में जब स्टडी करेंगे तो वह 3 डायमेंशनल मोशन होगा। तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। जो मेरी स्टडी चल रही है 1 डायमेंशनल मोशन मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन की है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में when the body change its position with the respect of time, then the body cover the path
दैट पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। जब बॉडी मोशन में आएगी, जैसे मैं यहाँ पे मोशन में हूँ, तो उस मोशन में बॉडी क्या करेगी, कुछ पाथ को कवर करती है। तो जो पाथ कवर होता है वही होगा आपका डिस्टेंस। मोशन में सबसे पहली टॉपिक जो आपने पढ़ा, मोशन, वन डायमेंशनल मोशन था, टू डायमेंशनल मोशन था एंड थ्री डायमेंशनल मोशन था। थ्री डायमेंशनल मोशन। और इस जब मोशन में आए तो बॉडी यदि मोशन में है, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो कुछ पाथ कवर करती है। उस पाथ को हम फिजिक्स में डिस्टेंस कहते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? दैट पाथ व्हेन अ बॉडी इन मोशन देन इट्स कवर द पाथ, दैट पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। जब बॉडी मोशन में होगी तो वह कुछ पाथ कवर करेगी, उस पाथ को ही, जिस पाथ को उसने कवर किया उसी को हम कहेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, यह डिस्टेंस जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या पता लगा? किसी टाइम में जो आपने पाथ कवर किया वह होता है आपका डिस्टेंस, और यह स्केलर क्वांटिटी है। एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट, एमकेएस में जो यूनिट होगी इसकी डिस्टेंस की वो होगी मीटर। सीजीएस में इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर एंड एफपीएस में इसको कह सकते हैं फुट। ये इसकी यूनिट है डिस्टेंस की। एंड डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस तो आपको पता हुआ क्या होता है। डिस्टेंस जो किसी टाइम में आपने पाथ कवर किया वह हुआ डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर, जो वेक्टर चैप्टर आएगा इसके बाद का प्लेन मोशन, तो वहाँ पे हम आपको स्केलर और वेक्टर पूरा पढ़ाएंगे। तो जो डिस्टेंस होता है वह होगा, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज डिस्टेंस? दैट पाथ कवर इन ए टाइम, किसी टाइम में कवर किया गया पाथ वह होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्या होगा? जैसे ए से बी तक हमें जाना है, एक पॉइंट ए है एंड अदर पॉइंट इज बी। ए से बी पे जाने के लिए आपके पास कई रास्ते हैं। इस पाथ से भी आप कवर कर सकते हो, सीधा जा सकते हैं आप, और इस पाथ से भी आप जा सकते हो। तो मैंने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल से फाइनल का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही डिस्प्लेसमेंट है। मीन्स ए बी जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दिख रहा है यही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैंने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। बिटवीन ना कहिएगा, बिटवीन कहना थोड़ा सा रॉन्ग है। मैंने कहा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर यहाँ पे बात की जाएगी इस पाथ से जाता तो डिस्टेंस यह कवर करता, यहाँ से चलता तो डिस्टेंस यह, और यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट।
displacement or distance is equal to displacement or distance are greater or equal than displacement, and distance smaller or equal than displacement. अब आपसे क्वेश्चन हुआ, आपने डिफिनीशन बताई कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो क्वेश्चन हुआ कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है? जी हाँ, यह भी डिस्टेंस है, यह भी डिस्टेंस है, होता है। क्या इक्वल भी हो सकता है? यह डिस्टेंस भी हो सकता है, ए भी डिस्टेंस हो सकता है, और यही डिस्प्लेसमेंट भी है। ए भी डिस्प्लेसमेंट है, ए भी डिस्प्लेसमेंट है। अगर इस पाथ से आता तो यही डिस्टेंस भी होता, इस पाथ से आएगा तो यह डिस्टेंस है जो इस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। मीन्स डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। माने यह भी और यह राइट देखिए, ग्रेटर और इक्वल। डिस्टेंस हमेशा जो होता है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होगा डिस्टेंस, या इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस या तो इक्वल होगा या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। तो यह क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। जैसे न्यूमेरिकल्स कुछ देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन आ गई होगी आपको, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। अब इससे कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हेन अ बॉडी रोटेट एट द सर्कुलर पाथ, मान लो आप कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करती है, या एंड इट्स रेडियस इज आर, इसका रेडियस आर है। जब बॉडी वन राउंड पूरा कवर कर लेगी, मीन्स ए से चलेगी बॉडी और फिर ए पे पहुंच जाएगी, तो उस कंडीशन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस कवर इन वन राउंड, डिस्टेंस कवर इन वन राउंड, एक राउंड में कितना इसने डिस्टेंस कवर किया? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना इसका सरकमफेरेंस होगा सर्कल का, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वही तो डिस्टेंस है। मीन्स कितना? 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वन राउंड में? प्लेसमेंट कवर इन वन राउंड। अच्छा, आपकी जो डिफिनीशन है, इनिशियल पोजीशन फ्रॉम फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से चला ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला है और फिर ए पे पहुँच गया है, तो इनके बीच, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस कितना आया? 0। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना आया इसका? 0। अब क्वेश्चन होता है, यदि यह हाफ राउंड कर लेता, ए से चल के ए डैश पे पहुंच जाता, ए से चलता हुआ यह इस पाथ से ए बी ए डैश से होता हुआ ए डैश पे आ जाता, तो कितना डिस्टेंस कवर करता? ए बी ए डैश डिस्टेंस कवर करता। डिस्टेंस इन हाफ राउंड, हाफ राउंड में कितना हो जाएगा सर? यह पूरा कवर करता तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस, हाफ कवर किया तो हाफ 2 पाई आर, मीन्स पाई आर, सरकमफेरेंस का हाफ। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता? अब यहाँ पे जो डिफिनीशन है वो देखिए,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, यह है, और यह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए डैश, और ए डैश डिस्प्लेसमेंट होगा तो यह है कितना 2r, डायमीटर के इक्वल है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ डिस्प्लेसमेंट इसका 2r, हाफ राउंड में डिस्प्लेसमेंट 2r, डिस्प्लेसमेंट इतना। व्हाट इज द, अगर यह क्वार्टर डिस्टेंस कवर कर लेता, यहां से चलता ऑब्जेक्ट ए से बी, डिस्टेंस कवरिंग ए बी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करता। डिस्टेंस कितना होगा ए बी का, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो जितना सरकमफेरेंस था इसका, उसका फोर्थ पार्ट, पूरा सरकमफेरेंस था 2 पाई आर का फोर्थ पार्ट पाई आर बाई 2। ओके, लेकिन क्या इस कंडीशन की डिस्प्लेसमेंट भी यही होगी, नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट, मीन्स यह इसका डिस्प्लेसमेंट है ए बी इसका जो होगा यह पॉइंट से यहां तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल मीन्स यह होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और यदि डिस्प्लेसमेंट यक्स है तो यक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस वैल्यू BOA इज राइट एंगल ट्रायंगल BOA इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर यह राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस कंडीशन में x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, x इज इक्वल टू √2r। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आता, √2r हो जाता। डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया कि 1/4 राउंड मीन्स ए बी का जो डिस्प्लेसमेंट है इस फिगर में वह √2r है। लेकिन अगर वह एंगल दे देता, ये तो 90 डिग्री होने पे तो आपने क्लियर कर लिया कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा बन जाता कि वह इनिशियल से 60 डिग्री के एंगल से मूव कर गया तो क्या करते। सपोज करो ऑब्जेक्ट ए पे था और यह मूव करके बी पे चला गया, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यह क्या होगा। अगर यह सेंटर होता तो, अगर यह पॉइंट सेंटर हो जाए और यह एंगल थीटा हो जाता, 90 नहीं होता, यह थीटा हो जाए, यह एंगल थीटा है, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट ए बी की वैल्यू क्या होगी। अब तो राइट ट्रायंगल नहीं लगा है, अब क्या करेंगे सर, तो उस कंडीशन में एक नए चैप्टर की टॉपिक आएगी वेक्टर, जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं फार्मूला। कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकता है ऐसा है कि किसी भी एंगल से मूव कर जाए तो कौन सा फार्मूला यूज कर देंगे। तो आइए इस पे हम कुछ चल, यह तो सिंपल टॉपिक थी, यह सब चीज़ें आप 9th में थोड़ा सा जाने होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ पे रोटेशन होता हो तो उस कंडीशन में कैसे कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वह आपको पता हो गया। और मैंने कहा यदि सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करता हुआ ऑब्जेक्ट या कुछ एंगल से मूव कर जाए, जिस भी एंगल से, जरूरी नहीं कि 90 हो, 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में हम कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। सपोज करो एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था और आफ्टर सम टाइम यह कहाँ पे पहुँच गया, ए डैश पे। इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यदि इस सर्कल का रेडियस r है। अगर इस सर्कल का रेडियस r है, एंगल थीटा से मूव कर गया है, तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा, यह डिस्प्लेसमेंट होगा, ए डैश डिस्प्लेसमेंट होगा सर, ये तो क्लियर हुआ। तो आइए अब देखते हैं, मैं इसके लिए थोड़ा सा वेक्टर आपको पढ़ाता हूँ। ऐसा है वेक्टर का, देखिएगा फिगर जो है, यह जो रेडियस बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, यह वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी में गए हम,
और यह हमने आर दिया है, वैल्यू ओ ए डैश ए, और यह डायरेक्शन यह दे दिया डी, यही निकालना है, डिस्प्लेसमेंट डी फाइंड करना है, जबकि यह भी सर्कल का ही पार्ट है, रेडियस आर है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन तो डिफरेंट हो गया, आर आर, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। अब आइए सर, इस कंडीशन में यह एंगल थीटा है, तो क्या आप डी की वैल्यू बता सकते हैं? इसके लिए हम एक प्लेन मोशन जब पढ़ाएंगे तो चैप्टर में वेक्टर का एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ाया जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल अगर ऐसा आता है तो कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, एक फार्मूला बताएंगे सॉल्व, मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, उसको भी आप देख लो। तो मैंने क्या कहा कि यह थीटा था, तो वेक्टर में एडिशन में होता क्या है, वेक्टर ओ ए डैश प्लस वेक्टर ए डैश, डायरेक्शन देखिएगा ए डैश ए इज इक्वल टू, यह इसका रिजल्ट होगा ओ ए, वेक्टर ओ ए। अगर वैल्यू मुझे ए डैश की चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ए डैश इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ ए डैश, यह होगा। और यदि माइनस होता है तो उस समय रिजल्ट फाइंड करने का एक फार्मूला है, मैं आगे बताया जाएगा आपको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि माइनस है तो एडिशन में कुछ और फार्मूला है, सब्ट्रैक्शन का कुछ और, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू कॉस थीटा। यह जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर यह प्लस होता तो यह प्लस होता। यदि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ ए डैश होता तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। मैं इस पूरे फार्मूले का डिस्कस न्यू चैप्टर में, जब नया चैप्टर आएगा प्लेन मोशन, वहाँ पे मैं फिर करूँगा, वहाँ पे मैं इसका डेरिवेशन दिखाऊंगा आपको प्रूव करके कि ट्रायंगुलर राह में कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपको पता लगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, मैंने इसका मॉडुलस आप निकाल रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मॉड फाइंड कर रहे हैं। चलिए वैल्यू रखिएगा, आर मीन्स डी स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ डी मीन्स उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। पी मीन्स रेडियस आर स्क्वायर प्लस क्यू मीन्स आर स्क्वायर, इन सब का मॉड है, या वेक्टर हटा के हम चाहें तो मॉड भी हटा सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आर स्क्वायर लीजिए ऐसे, माइनस 2 आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा। इस दोनों प्रोसेस में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है सर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r is common, we find 2r square is common, we find 1 minus cos theta। अब यही मुझे ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने पढ़ाया है, आपको वीडियो अलग से बना के ट्रिग्नोमेट्री का दिया है, तो मैंने इस यहाँ पे फार्मूला बता रखा है cos थीटा का, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यह फार्मूला होता है। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस वैल्यू को इस cos थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा सर, देखिए मिल जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा मीन्स इन स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, इस ब्रैकेट को ओपन करिएगा, डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर 2r स्क्वायर 1 माइनस 1 बाहर माइनस तो यह प्लस होगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से कैंसिल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
या फार्मूला डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू मिल गया क्या, इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, r स्क्वायर का r एंड साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाई 2r साइन थीटा बाई 2 से आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। सर्कुलर पाथ पे किसी भी एंगल से रोटेट हो जाए बॉडी, किसी भी एंगल, जरूरी नहीं 90 डिग्री। अब हम 90 वाला ही चेक करके देख लेते हैं हमारा कि क्या वैल्यू आती है। जैसे अगर मान लो यह 90 डिग्री पे मूव कर गया तो d इज इक्वल टू 2r साइन 90 डिग्री मीन्स थीटा बाई 2, 90 बाई 2 मीन्स 45 डिग्री, एंड 45 की वैल्यू कितनी होती है 2r 1/√2, √2r, शायद यही आया भी था आपका भी जो अभी हमने फाइंड किया था। किसी भी एंगल पे मूव करेगा, अगर सर्कुलर पाथ पे बॉडी रोटेशन करती है और उस कंडीशन में यदि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, यदि बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेशन कर रही हो और उस टाइम हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, तो आप यह फॉर्मूला लर्न रखना, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा d इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। ओके, 2r साइन थीटा बाई 2। तो यह डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का फार्मूला तब यूज करेंगे जब बॉडी थीटा डिग्री से क्या करती हो, सर्कुलर पाथ पर मूव करती हो, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यह एक न्यूमेरिकल छोटा सा और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। यह सर्कुलर पाथ का, सपोज करो एक कार है और वह या व्हील है, कुछ भी देख लो, ऐसा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में हो सकता होगा, थोड़ा सा देखिएगा। यह पाथ है आपका और इस पे एक व्हील यह है, एक पहिया है यह, और इसका पॉइंट यह P है। हाफ राउंड के बाद P का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर यह व्हील हाफ राउंड कर ले तो इसका डिस्प्लेसमेंट P का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, P में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहाँ पे पॉइंट P है, अगर यह हाफ राउंड लगाएगा, सोचिए ऐसे, देखिए P हाफ राउंड के बाद कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर यहाँ। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होना है, मीन्स P पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यह होगा। मान लो P डैश पे आ गया, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन सर इसको फाइंड कैसे करेंगे। हम सब यह दिया है कि रिंग का जो है या जो व्हील है उसका रेडियस दे रखा है या r है। अगर रेडियस r है तो मुझे यह पता हो जाएगा इसका डायमीटर 2r, डायमीटर 2r हो गया। अच्छा सर, यह अगर हाफ राउंड करता है, ध्यान दीजिएगा, अगर पूरा राउंड करता तो कहाँ पे चला जाता, आगे 2πr डिस्टेंस कवर करता, सरकमफेरेंस के इक्वल। अगर ये फुल राउंड कर लेता, P से चल के P पे आना होता, सपोज करो यह मैं इस कैप की बात करता हूँ, यह ऊपर वाला पार्ट, अगर यह पहले यहाँ पे था बोर्ड पे, अब यह अगर हाफ राउंड करेगा तो ये यहाँ आएगा, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर किया। थोड़ा सा अगर यह पूरा राउंड करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr, जितना यह 2πr। तो हाफ राउंड के बाद कितना इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, या πr। हमें यह भी डिस्टेंस पता हो गई, यह पता हो गया। क्या आप डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड कर सकते, PP डैश का श्योर फाइंड कर सकते हैं। कैसे सर, दिस एंगल भी 90 डिग्री, इन राइट ट्रायंगल P डैश A एंड P, बाय पाइथागोरस थ्योरम PP डैश इज इक्वल टू PP डैश स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस P डैश A स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देना, आपको वैल्यू पता है, PP डैश की वैल्यू डी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, AP पता है πr, पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस PA 2r का होल स्क्वायर। बस काम खत्म, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आ जाएगा। तो यह कहानी रही डिस्प्लेसमेंट की। मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट की, मैंने सिर्फ और सिर्फ मोशन बताया आपको। मैंने कहा मोशन क्या है कि जब बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, और जब बॉडी पोजीशन चेंज करेगी तो बॉडी कुछ पाथ कवर करेगी। उस पाथ को जिसको उसने कवर किया वह डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस हुआ, हो सकता है बॉडी, जैसे मैं यहाँ से सिंपली जान लो आप, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर गया, फिर बैक हो गया,
तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर, लेकिन मेरे अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहाँ से चला वहीं पे आ गया तो 0। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन है मेरी, मैंने जो डिफिनीशन बताया कि आपको मैंने जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया है कि वह है आपका इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने यह भी बताया कि डिस्टेंस जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वह वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से की तो बड़ा होगा, की तो उसके इक्वल होगा। डिस्टेंस कभी छोटा नहीं होता, छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है, इक्वल हो सकता है डिस्टेंस। मैंने कहा, एक ऑप्शन दिया था तो मैंने कहा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट, और फिर मैंने बता दिया आपको कि सर्कुलर पाथ पे बॉडी रोटेट हो रही हो तो उस कंडीशन में आप डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हो। इसके बाद की टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो आपको मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया कि क्या है डिस्टेंस, क्या है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको पता लग गया कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए जो हमें लर रखना है D = 2r sin θ/2। किसी भी एंगल से यदि बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेशन कर रही हो तो उस कंडीशन में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यह है। अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉडी में डिस्टेंस भी होता है, तो बॉडी में स्पीड आएगी। अब वो स्पीड क्या होता है, आप छोटे क्लासों से स्पीड के बारे में पढ़ते आ रहे हो। स्पीड क्या है? व्हाट इज स्पीड? दैट डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कवर किया गया डिस्टेंस ही स्पीड होता है। स्पीड की डिफिनीशन मैंने क्या कहा? मैंने कहा दैट डिस्टेंस कवर इन अ टाइम in unit time is called the speed and its unit be meter second inverse or meter per second and dimension formula LT-1। ओके, यह आपकी स्पीड है। स्पीड क्या होता है? यूनिट टाइम में जो आपने डिस्टेंस कवर कर लिया वही स्पीड है। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस आपने कवर किया वह आपकी स्पीड होती है। स्पीड को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें इंपॉर्टेंट लास्ट के 2 पार्ट आपको जानने हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन द बॉडी कवर इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता हो, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होता हो तो यूनिफॉर्म स्पीड है। जो ग्राफ मिलता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने कहा एक बॉडी है 2 सेकेंड। अच्छा, इस पे हम क्या देखते हैं? एक्स एक्सिस है, XO X डैश, YO Y डैश। एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करते हैं, Y एक्सिस पे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो या स्पीड हो उसको प्लॉट करते हैं, या डिस्टेंस। 2, 4, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, इस तरह दे रखा है ग्राफ। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करे, 10 मीटर इस पॉइंट पे, ए पॉइंट आ गया, 2 सेकेंड में 10 मीटर, 4 सेकेंड में उसका डिस्टेंस आ जाए 20 मीटर। इसी तरह 6 सेकेंड में 30 मीटर, 30 मीटर। तो जो आपको ग्राफ प्लॉट हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है। इक्वल टाइम इंटरवल में यदि इक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो वह है यूनिफॉर्म स्पीड। जो ग्राफ की प्लॉटिंग आएगी वह एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो ग्राफ प्लॉट आपने किया है वह स्ट्रेट लाइन मिलेगा। दूसरा वेरिएबल होता है इक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है वह अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग किया है।
तो मान लीजिए यह छोटी चीज़ें 9th क्लास की थी। आइए सर हम आते हैं एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड? द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो आता है वही है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। ओके, तो एवरेज स्पीड जो था वह टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का एवरेज था। सपोज करो एक कार S1 मीटर, S2 मीटर, S3 मीटर, V1 स्पीड, V2 स्पीड एंड V3 स्पीड से कवर करती है, उसका एवरेज स्पीड क्या है? फर्स्ट का S1 V1 स्पीड से, सेकेंड S2 डिस्टेंस को V2 स्पीड से, थर्ड को V3 स्पीड से उसने कवर किया। इसका एवरेज स्पीड क्या है? तो लिखेंगे V बार, एवरेज स्पीड बार से दिखाते हैं एवरेज को। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम। टाइम नहीं पता है, लेकिन टाइम का फार्मूला आपको पता है। यहाँ से देखिएगा सर, टाइम का फार्मूला आपको पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिए फर्स्ट वाला तो फर्स्ट टाइम आ जाएगा, सेकेंड वाला कर दीजिएगा तो सेकेंड आ जाएगा, और थर्ड वाले को डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिएगा थर्ड वाली स्पीड से, तो यह आपका आता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं। टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम रेशियो इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। इन इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन किसी इंस्टेंट में होगा, किसी छोटे से टाइम में होगा। जैसे जो आपके बाइक का स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर जो है, स्पीडोमीटर वह क्या मेजर करता है? वह इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है उसकी, वह इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है स्पीडोमीटर। याद रहे आपको कि जो स्पीडोमीटर है वह क्या मेजर करता है? एवरेज नहीं मेजर करता, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, तो उस कंडीशन में यह क्या होगा? मैंने इंस्टेंट की बात किया था कि जब t टेंड्स करता हो जीरो की तरफ, उसकी लिमिटिंग वैल्यू मीन्स लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसे हम बार बार ds अपॉन dt लिखेंगे, मीन्स डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में करेंगे। डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में हम लिखेंगे, वह इंस्टेंटेनियस होगा, और यह फार्मूला हर जगह वैलिड होगा स्पीड के लिए, चाहे वह वेरिएबल हो चाहे यूनिफॉर्म स्पीड हो। बॉडी यदि वेरिएबल स्पीड से चल रही हो या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो, उस सभी कंडीशन के लिए यह फार्मूला आपका वैलिड है, ds अपॉन dt। क्या है वेरिएबल स्पीड? क्या है? स्पीड की बात हो गई। आते हैं सर वेलोसिटी पे। व्हाट इज वेलोसिटी? इसी तरह वेलोसिटी भी होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यह है आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो थी वह आपकी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी जो होती है वह डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए यह वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो क्या होता है वेलोसिटी? स्पीड जैसे था, दैट डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। सिमिलरली यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा, यूनिट टाइम में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट ही क्या होगा? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी।
दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, यह वेक्टर क्वांटिटी है, एंड यूनिट इज द मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन फार्मूला LT-1। ओके, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी माने इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन अनइक्वल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी उसी तरह की जो किसी इंस्टेंट्स में वेलोसिटी कवर होगी। ठीक सर, बस जो आपको मैंने यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड बताया, सिमिलरली केवल यहाँ पे वेलोसिटी होगा, वहाँ डिस्टेंस था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैंने कर दिया। जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग वेलोसिटी और स्पीड से। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आप जान गए। मैं एक फार्मूले को एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। हमने बताया आपको एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड एवरेज velocity is equal to total displacement upon total time। यह फॉर्मूला था आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला, जिससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हैं। लिखा है ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग एक कार मूव करती है एज सो इन दिस फिगर। इट मूव्स फ्रॉम O टू P, यह O से P तक, यहाँ पे पॉइंट P मैंने लिखा है सर, यह पॉइंट P है, 360 पे पॉइंट P है। यह पहले O से P जाती है, फिर P से Q रिटर्न आती है, फिर P से Q पे रिटर्न आ गई, यहाँ पे 240 मीटर पे रिटर्न आ गई, फिर यहाँ आ गई रिटर्न, P से Q रिटर्न आती है इन 6 सेकेंड में। What is the average velocity and average speed of the car in going from O to P? O से P पे जब गया, यहाँ से यहाँ तक जब गया, इस कंडीशन में इसका एवरेज स्पीड क्या रहा? O से P तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी और एवरेज वेलोसिटी क्या है? आपको पता है एवरेज स्पीड पहले लिखेंगे आप, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। O से P तक का टोटल डिस्टेंस कितना है सर? O से P टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड O टू P की बात कर रहे हैं हम, टोटल डिस्टेंस है 360 अपॉन टोटल टाइम कितना टेकन किया है, कितना लिया है यहाँ से यहाँ तक का टाइम 18 सेकेंड। 18 टू जा 36, 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड इसकी आई 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड था जब वह बॉडी या वह कार O से P तक गया। अच्छा, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या रहा होगा? एवरेज वेलोसिटी O टू P, O से P पर इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, O से P पर डिस्प्लेसमेंट भी यही है 360 अपॉन टोटल टाइम 18 है। तो इस कंडीशन में O से P वाली कंडीशन में उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आ गई। ठीक, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड मैंने बताया कितना है 20। ठीक सर, अब आते हैं हम, जब वह बैक हो गया P से Q पे वापस आ गया, जब P तक, पहले O से P गया,
फिर P से Q वापस आया, उस कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या है? लिखेंगे एवरेज स्पीड O टू P, एवरेज स्पीड O टू P एंड बैक टू Q, बैक टू Q। जब Q पे वह वापस आता है, उस कंडीशन में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? 360। फिर देखिए सर कितना वापस आ गया है? 360 to 40 वापस आया, तो देख लीजिए कितना वापस आ गया। 360 गया और वापस आ गया 0 to 1, 120 मीटर वापस आ गया। पहले तो चला गया 360 मीटर, फिर यहाँ से बैक हुआ 120 मीटर। वैसे भी ग्राफ से भी देख सकते हैं 40, 80, 120 गया 360, वापस आया 120। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस 360 QP तक गया, बैक हुआ 120, तो टोटल डिस्टेंस 360 प्लस 120 अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना टोटल टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाने में 80 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड बैक हुआ, तो 18 और प्लस 6 बैक हो गया। तो आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 084 अपॉन 24 डिवाइड कर दीजिएगा सर, तो आपका टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड आ गई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसी कंडीशन में जब वो वापस आया है यहाँ से यहाँ पे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल और फाइनल का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ इनिशियल है और यहाँ फाइनल हो गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना? 240 मीटर। एंड टोटल टाइम कितना उसने टेकन किया? पहले यहाँ से यहाँ तक गया था 18, फिर बैक हुआ था 6 सेकेंड तक, तो 18 प्लस 6 24। यह हो गया इसका वेलोसिटी कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। यह एवरेज वेलोसिटी रही और यह एवरेज स्पीड रहा। इस क्वेश्चन का आपको यह न्यूमेरिकल्स कुछ समझ में आया होगा। वैसे आप इसको अपने से करना, NCERT बुक्स का न्यूमेरिकल्स था, एग्जाम्पल्स थे। अब आइए क्वेश्चन, हम एक अदर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। एक न्यूमेरिकल दिया है लास्ट जो है, अ बॉडी ट्रेवल फ्रॉम A टू B। एक बॉडी A से B जाती है, यहाँ से A से B तक 40 मीटर पर सेकेंड से। इसकी स्पीड कितनी थी? 40 मीटर पर सेकेंड। स्पीड S1 40 मीटर पर सेकेंड। एंड बैक टू B टू A मीन्स A टू B की स्पीड यह थी। फिर B टू A की स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या इस न्यूमेरिकल में आपको डिस्टेंस पता है या टाइम पता है? ना, नहीं, आपको डिस्टेंस पता है और ना ही टोटल टाइम पता है। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यक्स है। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने सपोज किया, यहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, डिस्टेंस A टू B हमने सपोज कर लिया यक्स है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम भी नहीं पता है। अच्छा, जाने का जो मान लीजिए टाइम हमने मान लिया T1 है, ठीक है, टाइम T1 में जाता है और T2 में बैक हो जाता है। टोटल टाइम T1 प्लस T2 है। और टाइम का फार्मूला होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का यूज कर सकते हैं।
आइए सर इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ। टोटल डिस्टेंस यक्स तो ए से बी गया, फिर बैक हो गया बी से ए तक, फिर यक्स, टोटल डिस्टेंस यक्स प्लस यक्स हुआ अपॉन टोटल टाइम t1 जाने वाला टाइम प्लस t2 बैक होने वाला टाइम। तो यक्स यक्स 2x अपॉन टोटल टाइम हमने अभी अभी बताया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मीन्स यक्स गया है, किस स्पीड से गया है, 40 से, 40 प्लस बैक हुआ है t2, यक्स बैक हुआ है और 60 से बैक हो गया। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो एवरेज आ जाएगा 2x अपॉन एलसीएम आएगा 60 और 40 का 120, 3x प्लस 2x सॉल्व कर देते हैं सर। तो 2x इंटू 120, 2x इंटू 120 अपॉन 5x, x कैंसिल, 5 2 जा 5 4 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, मल्टीप्लाई करेंगे 48 मीटर पर सेकेंड। ओके 48 मीटर पर सेकेंड इसका जो है एवरेज स्पीड आया होगा। अच्छा अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी गया फिर बी से ए पे आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो 0 अपन टोटल टाइम कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो 0 अपन कोई भी नंबर तो 0। तो यह न्यूमेरिकल्स थे, कुछ न्यूमेरिकल्स स्पीड और वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस का मैं आगे भी करवाऊंगा, और अगली टॉपिक एक्सीलरेशन न्यू वीडियो में। और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप सॉल्व करिएगा। एक भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस पर प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, आज की जो टॉपिक रही आपका मोशन रहा। मोशन में सबसे पहले हमने डिस्टेंस बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, स्पीड वेलोसिटी मैंने बताया। स्पीड और वेलोसिटी में इंपॉर्टेंट रहा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी थी। और डिस्प्लेसमेंट से कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए। आप ऐसे न्यूमेरिकल्स पे बुक से प्रैक्टिस करिएगा। अगले वीडियो में हम एक्सीलरेशन पे चर्चा करेंगे और वहीं से स्टार्ट होगा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें पढ़ेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे पहले मैं बताऊं कि आप मेरा पिछला वीडियो इंटीग्रेशन का जरूर देख लीजिएगा इस इक्वेशन को पढ़ने से पहले। वहाँ से इंटीग्रेशन आपका क्लियर होना चाहिए पूरा। इंटीग्रेशन क्लियर होगा तो मैं इसका डेरिवेशन करूँगा तीनों इक्वेशन का बाय इंटीग्रेशन मेथड। धन्यवाद।